So, hi, this is Shagun, and as we told you that we will be welcoming one of the best para athlete, none other than Anil Kadyan. He's a para athlete. He's a wheelchair professional runner. He has played in Asian Para Games 2018, and he will be the one of the best athlete in the future if we consider the future Paralympics and future Commonwealth Para Games. So we are welcoming Anil Kadyan ji. थैंक यू सो एंड मच। थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े और हम आपसे सारी डिटेल्स जानेंगे। तो जो भी पैरालंपिक्स को पहली बार देख रहे हैं तो उनके मन में बेसिकली ये डाउट आ रहा होगा कि कैटेगरीज क्या होती हैं। तो ये सब हम अनिल जी से जानेंगे। और एक सेकंड क्वेश्चन सबके माइंड में आज ये आ रहा है कि विनोद जी जो हैं, विनोद जी को जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था वो रिजेक्ट हो गया। तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे, और जो जितने भी अभी तक हमारे जो मेडल्स आए हैं जिस जिस गेम्स में, तो उन प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप जानना चाह रहे हैं तो हम ये सारे अनिल जी के थ्रू इसके बारे में मोर डिटेल्स जानेंगे। तो वी आर वेलकमिंग अनिल जी। थैंक तो यू सो प्लीज़ मच। फर्स्ट आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं पैरा एथलीट जैसे हाँ आधा तो आपने वैसे बता दिया है। मैं एक व्हीलचेयर रनर हूँ और T54 क्लास का एथलीट हूँ। T54 क्लास जो है वो मेरी व्हीलचेयर रेसिंग में हाईएस्ट क्लास होती है। और एक स्पेशली मॉडिफाइड नहीं कहूँगा, कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर होती है जिसके जो प्रॉपर तरीके से लाइक जिनके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए स्पेशली बनाते हैं ताकि वो स्प्रिंट्स और मैराथन के बीच के या इंक्लूडिंग मैराथन वो इवेंट कर पाए। मैं उसका एथलीट हूँ और मैंने 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और उसके बाद में मैं स्विट्ज़रलैंड गया, वहाँ पे भी मैंने वहाँ के लोकल कुछ टूर्नामेंट्स खेले अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे। और इवन साथ साथ में मैं यूके भी गया स्विट्ज़रलैंड के साथ में। और अभी फ़िलहाल मैं नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था टोक्यो के लिए क्योंकि मेरे कुछ इवेंट्स कोविड के वजह से उसमें एंट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि इंडिया में सेकेंड वेव चल रही थी। और वहाँ पे एंट्री पाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो एंट्री दे ही नहीं रहे थे इंडिया वालों को। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर से मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। अब बाकी अभी एफर्ट्स चल रहे हैं, सब कुछ लाइन में है। राइट राइट। तो जैसा कि मैंने बताया, ये वन ऑफ द बेस्ट एथलीट एंड वी आर रियली हैप्पी कि हम इनके साथ बात कर पा रहे हैं। तो लेट्स कैरी फॉरवर्ड एंड टॉक मोर अबाउट पैरालंपिक्स। तो पहला क्वेश्चन जो है जो सबके माइंड में है वो ये है कि ये पैरालंपिक्स में जो कैटेगरीज हैं हम्म। वो क्या हैं और वो कैसे डिफाइन होती हैं। जैसा हमने देखा जेवलिन में भी आज दो इवेंट हुए थे जिसमें दो दो हमारे इंडिया के पार्टिसिपेंट्स थे दोनों में, एंड उसमें हमारे मेडल्स आए हैं। तो ये दो कैटेगरीज क्यों हैं एंड ये क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो इस पे प्लीज़ आप ठीक थोड़ा। है। सो पैरालंपिक्स सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, आई मीन क्योंकि आपकी एक अच्छी खासी ऑडियंस है और कई सारे लोग हमें अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पैरालंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स जैसा कोई वर्ड नहीं है। इट्स ओनली पैरालंपिक्स। यानी कि ओके। जो हम लाइक जो लोग होते हैं हमारे लाइक स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनकी उनके जो स्पोर्ट्स होते हैं ना उसको पैरालंपिक्स बोलते हैं। हमारे यहाँ पे generally हम नाम तो अक्सर लोग है ना पैरा ओलंपिक्स में जा रहा है। लाइक ओलंपिक्स एक अपने आप में एक इवेंट है, एक एक बड़ा काफी बड़ा नाम है। सेम पैरा स्पोर्ट्स के लिए पैरालंपिक्स जो कि आपकी क्लासेस नहीं होती, वहाँ पे एज फैक्टर होता है कि आप एक सर्टेन एज में खेल सकते हो। जैसे अंडर 16 होता है, अंडर 18, अंडर 20 होता है। और उसके बाद में फिर आप सीनियर में आ जाते हो और सीनियर का लाइक जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो जब तक खेल सकता है। लाइक जैसे हमने अभी ओलंपिक्स में भी देखा था 44 ईयर्स के भी खेल रहे थे बट वो सेम क्लास में थे। पैरा स्पोर्ट्स में क्या होता है कि डिसेबिलिटी के हिसाब से क्लासेस डिफाइन होती है। लाइक अगर कोई क्योंकि हम यहाँ पे एज फैक्टर नहीं कर सकते, हमारे पैरालंपिक्स में कोई एज फैक्टर नहीं होता। आप में क्या स्पिरिट है, आप में कितना दम है और आप कब तक खेल सकते हो,
उसकी फ्रीडम होती है, बट क्योंकि क्लासेस इसलिए बनाई जाती है ताकि आप सेम क्लास के बंदों के साथ हो, ना कि ऐसा हो कि किसी के सिर्फ एक फोर आर्म में प्रॉब्लम है और किसी के सिर्फ एक पाँव में प्रॉब्लम है और वो दोनों एक ही इवेंट करें। तो एडवांटेजेस अपनी अपनी होती हैं। तो राइट। इसलिए क्या होता है कि डिसेबिलिटी के हिसाब से क्लासेस डिफाइन की जाती है। बहुत सारी क्लासेस हैं और इसका असेसमेंट भी बहुत काफ़ी तगड़े तरीके से होता है कि बहुत थॉरो असेसमेंट होता है और उसके बाद में डिफाइन होती है क्लासेस। जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आज 2 इवेंट हुए थे जेवलिन के और राइट। दोनों में अलग अलग प्लेयर्स हैं, और जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था कि दोनों में इंडिया के नंबर 1 प्लेयर है, लाइक अपनी अपनी कैटेगरी में नंबर 1 है। कैटेगरी। सो मैं पहले डिफाइन करना चाहूँगा देवेंद्र झाझड़िया जी का। वो हमारे लाइक पैरालंपिक इंडिया के सबसे ये कह सकते हैं कि सबसे बड़े एथलीट हैं आज की डेट में, क्योंकि 2004 जब एथेंस में हुए थे पैरालंपिक्स तो उन्होंने जेवलिन में गोल्ड लिया था, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। अगेन 2008 में वो नहीं खेले थे, 12 में भी नहीं खेले, फिर 16 में जब वो खेले तो उन्होंने अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस बार उनका सिल्वर आया। सो बिल्कुल। उनकी 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 जो क्लास है वो है 46 में आते हैं वो। 46 वो क्लास है जिनकी अपर लिम्स में प्रॉब्लम होती है। पर अपर लिम्स में हाँ, अपर लिम्स में प्रॉब्लम होती है और वो कोई प्रोस्थेटिक्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो वो राइट। 46 क्लास में है, और 46 क्लास में हम किसी ऐसे बंदे को नहीं खिला सकते जिसके पैर में प्रॉब्लम हो। वहाँ पे सिर्फ वही बंदा खेलेगा जिसके हाथ में प्रॉब्लम हो, लाइक सेम सेम डिसेबिलिटी वाले एक क्लास में होते हैं, एक। ताकि फेयर गेम हो और इक्वल एफर्ट्स दिखे सबके। ना कि ऐसा हो कि भाई मेरे को कोई एडवांटेज मिल रही है या फिर मैं डिसएडवांटेज में रह गया हूँ। तो इसीलिए क्लास सिस्टम बनाया हुआ है पैरालंपिक्स ने कि सेम सेम क्लास के सेम एथलीट्स एक साथ में खेलेंगे ताकि फेयर कंपटीशन हो। सो देवेंद्र झाझरिया जी हो गए, उसके साथ में सुंदर गुजर भी एक काफ़ी बड़ा नाम है जो 2016 में गया था और कुछ सेकंड की वजह से लेट हो गया था और इवेंट में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। और 2016 में वो अपनी करियर की कह सकते कि सबसे बेस्ट फॉर्म में थे। लोग तो ये भी कहते कि शायद अगर वो खेलते तो झाझरिया का वो भी नहीं आ पाता मेडल, आई मीन गोल्ड नहीं आ पाता, क्योंकि काफ़ी कांटे की टक्कर थी, दोनों नेक टू नेक चल रहे थे, बट समा वो नहीं कर पाए। इस बार भी ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर थी। 64 शायद 34 समथिंग मारी अभी इन्होंने, और 64-0 समथिंग उन्होंने भी मारी है, गुजर ने भी। सो राइट। कांटे की टक्कर है। जेवलिन में सेंटीमीटर्स का फर्क जो होता है ना, वो एक जर्क के ऊपर होता है। और हम अभी क्लास की बात जैसे कर रहे थे, ये तो हो गई जो सुबह वाला इवेंट था हाँ उसके। झाझरिया जी का हाँ 46 जी। का। अब हम बात करेंगे कि 44 और सुमित अंतिल जो कि 64 के, ये दो ऐसी क्लास हैं जिनमें लोअर लिम यानी कि दोनों पैर में से किसी, लाइक दोनों पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, एक में हो या दोनों में हो, और दोनों में भी घुटने से ऊपर है कि नीचे है, तो उसके सेक्शंस बने हुए हैं। सुमित अंतिल का जैसे आपने अभी देखा, अभी जो इवेंट हुआ है उसका, उसने प्रोस्थेटिक्स पहने हुए थे, लाइक उनका घुटने के पास से या घुटने से ऊपर से उनका पैर कटा हुआ है। सो वो प्रोस्थेटिक यूज कर रहे हैं, इसलिए वो F64 कैटेगरी में आते हैं। F64 वो कैटेगरी है जिसमें लोअर लिम्स में प्रॉब्लम होती है, पर एथलीट है ना, प्रोस्थेटिक्स यूज करता है, लाइक उसको सहारा चाहिए, तो कह सकते हैं कि वो एम्प्यूटेड होता है। जो एथलीट होता है वो एम्प्यूटेड होता है। वहीं पे संदीप चौधरी जो है वो 44 क्लास के है, और 44 क्लास वो होती है जिनके अगेन दोनों पैरों में प्रॉब्लम होती है, पर उनमें वो प्रोस्थेटिक यूज़ नहीं करते। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि उनके पैर होते हैं, लाइक लाइक वो एम्प्यूटेड नहीं होते, बट उनके पैर में इतनी डिसेबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल से डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, लिटिल तो वीक इन शॉर्ट में भी। हाँ वी कह सकते हैं, जैसे पोलियो केसेस हो गए, या फिर कुछ लोगों के और भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम हो, तो कहीं ना कहीं वो उस क्लास में आते हैं।
सो इन शॉर्ट ये था कि जो सुबह इवेंट हुआ वो अपर लिम्स वाली क्लास का था, जिनके हाथों में प्रॉब्लम थी, जिसमें झाझरिया का मेडल आया सिल्वर, झाझरिया भैया का मेडल आया, फिर सुंदर गुर्जर का ब्रॉन्ज आया। नेक्स्ट जो इवेंट इवनिंग में हुआ जिसमें सुमित ने बैक टू बैक 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वो लोअर लिम्ब वाली क्लास का था, कि जिनके पैर में प्रॉब्लम थी और अपर स्टैंड बिल्कुल नॉर्मल थी। सो ऐसे कर करके कई सारे सेक्शंस होते हैं जो लाइक अगर एक बार थोड़ा सा हम कंटिन्यूसली देखना देखें और लाइक इवेंट्स को फॉलो करें तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि क्लासेस बेसिकली क्या क्या और किस बेसिस पे होती है। ओके, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली सर। और हम फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना, हम्म जो कि है कि विनोद मलिक जी जो हैं, जिन्होंने कल ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उनका आज ब्रॉन्ज मेडल जो है वो रिजेक्ट हो गया है। तो हम्म काफ़ी एथलीट्स का और प्लेयर्स का और फैंस का ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, हम्म जो कि ये पैरालंपिक्स पहली बार देख रहे हैं। हम्म ओलंपिक्स बहुत लोग देखते हैं, लेकिन पैरालंपिक्स ऐसे बहुत सारे न्यू जनरेशन है जो फर्स्ट टाइम देख रही हैं। तो वो उनका मेन क्वेश्चन ये है कि विनोद मलिक जी जो हैं वो उनको जो ब्रॉन्ज मेडल है वो क्यों रिजेक्ट हुआ। तो ओके, यहाँ पे भी क्लास के ऊपर बात आती है। पहले तो मैं खुद भी यही बोलना चाहूँगा कि इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट मेडल अपना मिस किया है, और समहाउ इसमें गलती हम स्पेसिफिकली किसी की नहीं बता सकते, बट कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल की फेडरेशन है जो हमें क्लासेस देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई होगी कि उन्होंने क्लासिफिकेशन में या तो कुछ गलती करी होगी, क्योंकि अगर ये इवेंट खेले हैं तो कहीं ना कहीं इनकी वो क्लास बनती है, क्योंकि उन्होंने 2 बार राइट। असेसमेंट किया है। अ, जब कभी भी आईपीसी जो हमारी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की बॉडी है जो इन सारी चीज़ों को कंडक्ट करती है, और मेन बॉडी जो हेड बॉडी है इसकी, वो अगर किसी एथलीट्स को कोई क्लास ना देने में लाइक किसी वजह से कंफ्यूज होती है कि भाई इसकी क्लास ये होगी या ये होगी, या फिर हमें लगता है कि उसकी डिसेबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। कुछ लोगों की खराब भी होती है, कुछ लोगों की इम्प्रूव भी होती है। लाइक स्पोर्ट्स में इतनी ताकत है कि कई सारे लोग जो बिल्कुल ही खड़े होके नहीं चल पाते थे, वो धीरे धीरे इतने इम्प्रूव हो गए कि उनका हल्का का बैलेंस बन गया। तो उनको ये कि शायद उनकी क्लास ये ना हो, तो वो रिव्यू में कर देते हैं कि भाई हम 2 साल के बाद में फिर से रिव्यू करेंगे, या 3 साल के बाद हम फिर से देखेंगे कि क्या डिसेबिलिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई। विनोद मलिक के केस में ये था कि 2019 में उनको क्लास मिली थी पेरिस में, और वहाँ पे 52 जो क्लास मिली थी, 52 क्लास F51 से F57, जिसमें आज सुबह योगेश कथुनिया भी खेला था F56 में। हम्म। तो F की 50 वाली जो लाइन है ना क्लास की, 51 से 57 तक, वो व्हील चेयर यूजर्स वाली क्लास इन शॉर्ट कह सकते हैं हम, जो बैठ के थ्रो करते हैं। ठीक है, तो 51 सेकेंड लोवेस्ट क्लास होती है, जिसमें आपके चारों लिम्स में कुछ ना प्रॉब्लम होती है। लाइक आपके 3 लिम्स, अगर चारों लिम्स काम नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रिप नहीं बन रही है, आपकी कोर मसल्स नहीं है, तो आप सबसे लोवेस्ट क्लास में आओगे, जो कि 51 है। हमारी इंडिया की तरफ से अभी टोक्यो में 4 ऐसे एथलीट गए जिनकी सबसे लोवेस्ट क्लास है 51, और उनका हमें जल्दी पता चलेगा कि उनकी कैसे परफॉर्मेंस है। तो विनोद मलिक की 52 आईपीसी ने ही क्लास दी थी, बट समहाउ ये क्लास में कुछ चूक हुई या फिर जो भी था वो उनकी साइड से ही हुआ, क्योंकि विनोद मलिक अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट दिया, और काफ़ी हद तक वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि एफर्ट लगाए उन्होंने, नो डाउट इसमें। और एक एथलीट के पास में मेडल आता है और बाद में फिर उससे ये बोल दे कि आप इस आप इस क्लास के लिए डिजर्व ही नहीं करते और आपका मेडल छिन जाए, तो शायद वो सबसे दुख भरी बात होगी एथलीट के लिए, क्योंकि उसने इतने साल तक एफर्ट लगाए हैं। सो मेरे को लगता है कि ये इसलिए भी हुआ कि जो 4th नंबर पे एथलीट था, उसने 2016 के पैरालंपिक्स में मेडल मारा था, और उनकी डिसेबिलिटी को अगर हम इनसे कंपेयर करें तो somehow उनकी डिसेबिलिटी ज़्यादा थी। ओके। उनको ये लगा कि ये हम प्रोटेस्ट करें,
कि ये मेरी क्लास का नहीं है, पर मेरे को चेक करवाना है कि क्या ये सच में मेरी क्लास का नहीं है। अगर वो सच में नहीं हुआ तो मेडल उसका आ जाएगा जो 4th नंबर पे है, और अगर हुआ तो वो प्रोटेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो इस बार शायद कुछ इस तरह हुआ कि दोनों एथलीट्स पर प्रोटेस्ट किया होगा, जो कि पहले हो सकता था अगर ऐसी बात थी, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 4th नंबर पे रहे थे, और सेम एथलीट्स जो आज का स्क्वाड था उनके 8-9 वही एथलीट्स, ऑलमोस्ट सेम एथलीट्स 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गए थे, जहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो के लिए। ये प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि तब उनके मेडल आ गए थे। अब जब उनका मेडल छिना तो उनको लगा कि ये हमारी क्लास के नहीं है, तो उन्होंने अपने मेडल को सिक्योर करने के लिए भी कह सकते हैं कि हम दोबारा से असेसमेंट करवाना चाहते हैं कि क्या इनकी सच में सही क्लास हुई है या नहीं। और मे भी शायद हाँ, क्लासिफिकेशन फिजियोस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और भी एक पैनल होता है प्रॉपर जो पूरी बॉडी का असेसमेंट करता है कि कहाँ पे क्या डिसेबिलिटी है, किस लेवल तक की है। और क्योंकि मैंने पहले बताया था क्लासिफिकेशन का कि उनके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो कहाँ तक है, कोनी से नीचे है, कोनी से ऊपर है, या क्या है। तो उन सारी क्राइटेरियाज को चेक करके शायद उन्होंने इसको अभी फ़िलहाल के लिए उस क्लास के लिए इनएलिजिबल किया है। तो काफ़ी आई मीन ये काफ़ी सैड है कि उनका मेडल एक बहुत बड़े इवेंट में एक मेडल उनका चूक गया है। तो इसमें एथलीट्स की गलती ना कह के कहीं ना कहीं क्लासीफायर की चूक कह सकते हैं हम, कि उन्होंने जब असेसमेंट किया तो पहले ही उन्होंने क्लास को करेक्ट कर देना चाहिए था। ऐसे लास्ट मोमेंट पे करेक्ट करना थोड़ा सा अनफेयर होता है एथलीट्स के लिए भी। तो बाकी हम एकदम से जज नहीं कर सकते कि इसमें उन्होंने ही गलती करी है या इनकी ही गलती है। ऐसे तो हम एथलीट्स का भी बोल सकते हैं कि जिन एथलीट्स ने प्रोटेस्ट किया वो पहले भी तो खेले थे, उन्होंने पहले भी तो कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। तो समहाउ ये थोड़ी सी मिस जजमेंट हुई है क्लासीफायर्स की। और अभी कुछ दिनों में उसका भी फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी क्लास नेक्स्ट कौन सी क्लास होगी वो डिफाइन नहीं करी है अभी तक। सो लेकिन अगर क्लास भी उनकी डिफाइन हो तो आई गेस इवेंट्स तो सारे हो चुके हैं। हाँ, अगर उनकी हायर क्लास डिफाइन होती है, जैसे मैंने बताया कि 51 से 57 तक की होती है, हम्म, तो वो 52 में है। 51 तो वो जा नहीं सकते क्योंकि उनके चारों लिम्स काम कर रहे हैं। 53 में वो जा सकते हैं, पर अगर 53 में भी उनकी कोर मसल स्ट्रॉन्ग मिली तो वो 54 में जाएंगे, और 53 हो या 54 इनके सारे इवेंट हो चुके हैं। सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से अपने टोक्यो के सारे इवेंट हो चुके हैं, और इनका सिर्फ पार्टिसिपेंट ही काउंट हो पाएगा, जो कि का मतलब बहुत रेयर होता है किसी एथलीट्स के साथ में कि इतने बड़ी टूर्नामेंट में क्वालिफाई करो, जीतो भी और फिर खाली हाथ आओ। हाँ। तो ये और फैंस इसमें के हमारे सबके। जो पैरालंपिक इंडिया की जो कमेटी है तो हाँ, उनका वो उनका कुछ रोल नहीं हो सकता कि वो इस चीज़ में इंटरफेयर करें कि आप जब ये कैटेगरी सर्टनली डिफाइन हुई थी। हाँ, सर्टनली वो कर सकते हैं। इनफैक्ट एक एथलीट्स के ऊपर जब प्रोटेस्ट लगती है तो वो एथलीट्स उस प्रोटेस्ट के ऊपर भी अपनी बात को रख सकता है कि मेरे पे जो प्रोटेस्ट लगे उसका क्या, तो लाइक जैसे इन्होंने अभी इन एलिजिबल किया ना, तो राइट। विनोद मलिक के पास में भी एक राइट है कि मैं भी उस चीज़ को चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे को किस बेसिस पे उन्होंने इन एलिजिबल किया है। सो वो भी किया होगा फॉर श्योर। पैरालंपिक इंडिया में काफ़ी सारे, जैसे हमारी दीपा मैम है, और भी कई हमारे काफ़ी सीनियर कोचेस भी गए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी अटेम्प्ट तो किए होंगे, बट क्योंकि जो आईपीसी है और जो उनकी क्लासीफायर्स है वो बिल्कुल थॉरो, जब फाइनल डिसीजन लेते हैं तो पूरा रिटर्न में थॉरो और एक एक पॉइंट मेंशन करके वो बताते हैं कि वो किस लिए इस डिसीजन को ले रहे हैं। तो आपको चैलेंज करने के लिए उस डिसीजन के ऊपर आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। तो मे बी समहाउ या तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हम अब क्योंकि उनके जस्टिफिकेशन उनका काफ़ी स्ट्रांग होगा, मे बी इस वजह से। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में शायद क्लास का तो कुछ फाइनल हो ही जाएगा, या फिर टोक्यो की बात तो उनको करना होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो फिर एशियन गेम भी है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है। तो काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है उनके लिए, और बहुत कुछ मिस किया उन्होंने श्योरली। राइट।
और सभी इंडियंस जो ये न्यूज़ जिन्होंने सुनी डेफिनेटली है फैंस हो या फिर सबके अपने लिए। फैंस हो या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स हो या वो खुद एथलीट हो, उनके दिमाग पे तो अभी कितना कुछ चल रहा होगा। लाइक उन कल ही उनका मेडल आया था, वो खुश होंगे, और आज उनका मेडल छिन गया और साथ साथ में टीम वालों के मेडल आ रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो समाउ उसका इम्पैक्ट तो होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और वो मेंटली अभी मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। होपफुली रिकवर करता है, स्ट्रॉन्ग एथलीट है। चलिए हम विश करते हैं कि वो इस चीज़ से हो, क्योंकि उनके उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये प्रोबेबली कमेटी की हाँ, ही इशू है। एथलीट्स और उन की एथलीट का कोई इसमें मतलब ज़्यादा रोल नहीं है। क्लासिफिकेशन के जो लाइक अगर आप जैसे किसी भी तरीके से अपनी डिसेबिलिटी को छुपाने की भी कोशिश करते हो, तो वो क्लासीफायर वहाँ पे पकड़ लेते हैं, क्योंकि मशीन से भी जांच होती है आपकी बॉडी की, और आपके फिजिकली फिजियोथेरेपिस्ट आपके मसल्स को टच करके भी मूवमेंट करवा के भी देखते हैं, और एक्चुअल फील्ड में ले जाके आपके थ्रो का एक्शन भी देखते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आईपीसी की भी चूक है इसमें कि वो नहीं कर पाए, बट इतना अब वो भी तो एट द एंड ह्यूमन ही है, तो शायद उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी। बट अभी फिलहाल के लिए खामियाजा तो फिर विनोद मलिक को ही भुगतना पड़ रहा विनोद है। जी का ही। ये काफ़ी टफ है उनके लिए। चलिए फिर अभी वी शुड मूव ऑन, एंड थैंक यू, आपने ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको क्लियर हो जाएगा। सो अब आगे मूव करते हैं। तो जैसा कि जितने भी हमारे फैंस हैं वो जानते होंगे कि इस बार जो पैरालंपिक गेम्स हैं, अभी तक जितने डेज हुए हैं उसमें इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमने 7 मेडल्स जीते थे, जो एक अभी डिस्क्वालीफाइड हो गया है, तो हमारे पास अभी 6 मेडल्स हैं। और ये अभी तक के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है इंडिया की तरफ से। और अभी हाफ डे ही हुए हैं, मींस अभी और डेज बचे हैं, एंड वी हैव मैनी मोर एथलीट्स। एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडल्स आने का इंडिया का बहुत अच्छा एक इस बार है कि हमारे सारे जो एथलीट्स हैं वो टॉप 10 में हैं। ऑलमोस्ट 80% आई गेस हमारे जो एथलीट्स यहाँ हमारे यहाँ से गए हैं वो टॉप 10 में आते हैं। एंड बिल्कुल आप बिल्कुल। रिजल्ट देख रहे हैं, आज 4 मेडल्स आए हैं, एंड अभी और भी इवेंट्स होने हैं, एंड हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं हर कैटेगरी में। सो एक्सपेक्ट कीजिए कि डबल डिजिट में होंगे। तो अभी जितने मेडल्स आए हैं हम उन पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आज हमारे 2 गोल्ड मेडल्स आए हैं। हम्म। तो एक सुमित अंतिल हैं, अंतिल सुमित, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और एक नहीं, दो नहीं, हम्म। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो अपने में ही एक बहुत बड़ा ऑनर बिल्कुल है। काफ़ी इयर्स लग जाते हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट होने में और दूसरा ब्रेक करने के लिए, और एक ही प्लेयर ने उसको एक ही सिंगल डे में विद इन 5 थ्रोज ही हैज़ ब्रेक 3 रिकॉर्ड्स। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सॉरी। सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं एक बात बोलूँ ना, और सबसे बेहतरीन बात जो मेरे को लगी, पैरा स्पोर्ट्स में पैरालंपिक्स की पूरी हिस्ट्री में इतनी थ्रो, इतनी लंबी थ्रो अभी तक किसी ने नहीं लगाई। सो इसी से पता चल सकता है कि कोई भी एथलीट जिसको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, उसने इससे बड़ी थ्रो नहीं लगाई है आज तक। सो इससे बड़ी बात क्या होगी। और विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन 5 थ्रोज, अपने अपने ही रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ना, ये अपने आप में इट्स आई मीन बिल्कुल ही इनक्रेडिबल वाली बात हो गई कि किस किस डेडिकेशन के साथ में ट्रेनिंग करी होगी, कोविड के टाइम पे कितना एफर्ट्स लगाया होगा। क्योंकि इससे पहले 2019 में संदीप चौधरी जो इस बार फोर्थ रहे, उनसे पीछे थे। उसके बाद में उससे पहले भी कुछ इवेंट्स हुए थे, वहाँ पे भी वो सेकंड पे ही चल रहे थे। सो सुमित अंतिल ने बेहतरीन से भी बेहतरीन काम किया। मैं इतना सुपर था कि उनकी थ्रो देख के ही लग रहा था कि सारी की सारी 65 68 के बीच में जा रही थी।
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो 70 मार के पहले एथलीट बने वर्ल्ड में कि जो किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी में है और अपने आप को एबल बॉडी के थ्रो के ऑलमोस्ट क्लोज लेके गए हैं। जैसे हमने राइट, ओलंपिक्स में देखा था काफ़ी सारे एथलीट 70s में थ्रो कर रहे थे। 70s थ्रो तो कर रहे थे। ये मेरी बहुत पहले बात हुई थी सुमित से और एक फ्रेंड से भी बात हुई, तो उसने मेरे को बोला था कि सुमित का कहना ये था कि वो एबल बॉडी के उसमें कॉम्पिटिट करना चाहते हैं जहाँ पे वो 70-80 मारे, जो कि अपने आप में इतना मोरल बूस्टिंग है कि मैं डिसेबल हो के भी एबल बॉडी वाले में खेलना चाहता हूँ और वहाँ पे compete करना कंप्लीट चाहता कर। हूँ। सो वो अपने आप में इतनी बड़ी बात है, तो सोचो उसके गोल कितने हाई है। सो ये तो होना ही था फॉर श्योर। नेशनल में रिकॉर्ड एक बार नहीं 2 बार तोड़ा, उसके बाद में फिर उससे पहले वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड वो तोड़ा, ओपन नेशनल चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सो कंटिन्यूसली अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को इम्प्रूव करते करते आ रहे थे। और शायद टोक्यो पैरालंपिक्स से बड़ा इवेंट तो कोई है नहीं, और उसी में अपने ही रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ना, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट होता है। सो वो किया, वो बिल्कुल ही मतलब बहुत अमेजिंग था, सच में बहुत अमेजिंग था। और इतनी परफेक्ट थ्रो थी कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पता नहीं 70 से ऊपर ना चले जाए। सो बहुत बहुत सही था, ये काफ़ी एफर्ट्स लगे, हमने तो खुद देखा है। और लकीली वो तो हमारे साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं, हम खुद ही नेहरू स्टेडियम में एक ऑलमोस्ट पास पास में ही ट्रेनिंग करते हैं। और वो तो कोविड की वजह से हम अलग अलग उसमें आ गए अभी सिटीज़ में, क्योंकि स्टेडियम्स भी बंद हो गए थे और कोचेस का भी अपना स्केड्यूल हो गया था अलग अलग। सो हम काफ़ी कम मिले थे, बट कंपटीशन में मिलना और उससे पहले जब रेगुलर नॉर्मल था सब कुछ, तो साथ साथ में एक दूसरे को हेलो हाय करना, मिलना जुलना, तो उससे पता चलता था वो स्टार्टिंग से ही ना बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेयर है। बहुत सॉलिड थ्रो है, बहुत सॉलिड स्टैंस है, और लाइक इतने डेडिकेटेड बंदा है। शायद ये सब कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेडिकेशन अपने आप में ही दिख गई इनकी मेडल से ही। सो राइट, बेस्ट था ये। हमने भी जब मतलब लाइव देखा एंड ही वाज अमेजिंग। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे थ्रो मारे, पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नेक्स्ट थ्रो में दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और उनके सारे ही थ्रो जैसा कि आपने बताया कि 65 अबव थे। हाँ, जो कि बहुत ही 65 का मतलब ये है कि जो उनसे नीचे वाली क्लास थी ना, सी आप एक चीज़ को इस तरीके से देखो, ये दोनों क्लास जो थी, लाइक इसमें भी मर्ज क्लास खेलती थी, एक जैसे नहीं थे राइट, सारे। सभी ने प्रोस्थेटिक्स नहीं पहने हुए थे, केवल 2 एथलीट्स ने प्रोस्थेटिक्स पहने हुए थे। बाकी सबके थोड़े थोड़े पैर में किसी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, किसी की थोड़ी ज़्यादा थी। तो 2 क्लासेस मिलके खेल रही थी। उसमें सेकंड पे जो हमारे 4th नंबर पे रहे आज, संदीप चौधरी, वो दुबई वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में खुद ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उस क्लास का, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया वाले ने तोड़ा। और कोई बहुत बड़ा नहीं था वो थ्रो। अभी रिसेंटली हमारे जो नेशनल्स हुए थे उसमें संदीप चौधरी ने अच्छा थ्रो किया था, और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज एक गोल्ड और एक सिल्वर आएगा। पर गोल्ड कौन लेगा, संदीप लेगा या सुमित लेगा, वो एक क्वेश्चन था। बट समहाउ आज संदीप का दिन नहीं था। जैसे ओलंपिक्स में हम कह सकते कि जॉनी स्वेटर का दिन नहीं चला, तो वो राइट। टॉप 8 में भी नहीं आ पाए। पर वो एक अलग सीन था, बट सिमिलर केस था कि दिन के ऊपर बात आती है। आज शायद संदीप का दिन नहीं चला, और सुमित तो एवरग्रीन है ही। राइट। ओके, तो हमारा आज सेकंड गोल्ड मेडल आया था। सेकंड गोल्ड मेडल जो है वो शूटिंग में आया है, पैरा शूटिंग में आया है, एंड उनका नाम है अवानी लखेरा। हाँ, अवनी लाकरा, हाँ लखेरा। वो राइट, एक और मतलब शायद मुझे लगता है कि ये है ना फ्यूचर होने वाली है इंडिया पैरालंपिक्स की। और अभी तो एक ही मेडल आया, अभी तो इनको एक इनके इवेंट बाकी है। अभी तो कंबाइन कैटेगरी में भी खेलना है इनको। सो राइट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत डेडिकेटेड। मैं तो लाइक शूटिंग का मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि उनकी क्लास में आप स्टैंडिंग भी खेल सकते हो साथ में, और सिटिंग वाले भी खेल सकते हो, या राइफल हो या फिर पिस्टल हो। सो और ये शायद एस एच 1 की एथलीट है जो व्हीलचेयर पे बैठ के थ्रो शूट करती हैं। और राइट,
काफ़ी मतलब जब मैंने उनका रिजल्ट देखा था तो सारे बुल आई शॉट मार रखे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही लाइक बहुत बहुत डेडिकेटेड है। और जैसे उन्होंने अपनी किसी एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने पहली बार जब इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट को देखा था, गोल्ड मेडलिस्ट को, जो कि शूटर थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, सॉरी, 2008 में जिन्होंने इंडिया के लिए अभिनव पहला, बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, एग्जैक्टली। अभिनव सो बिंद्रा। उनकी उनकी बायोग्राफी को पढ़ के इन्होंने सोचा था कि जब वो कर सकते तो मैं भी इंडिया की पहली एथलीट बनूंगी वुमेन जो कि गोल्ड जीतेगी। और शायद जो जैसे कि पहले दिन टेबल टेनिस में हम चाइना से हार गए थे, तो वो जहाँ पे मिस किया था उसी को, उस लेवल को इन्होंने हायर कर दिया है। लाइक ये तीसरी ऐसी एथलीट बनी है वुमेन्स कैटेगरी में जिन्होंने इंडिया के लिए पैरालंपिक मेडल जीता, और मेडल ही नहीं, गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल। सो वो अपने आप में ही काफ़ी बहुत बड़ी बात है। और सच में मेरे को, मैं तो एशियन गेम में भी मैं गया था बट मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ये वहाँ पर भी है, दो इन्होंने वहाँ पर भी मेडल जीता था और ये बैक टू बैक मेडल जीत रही है अपने। किस, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा इंटरनेशनल इवेंट छोड़ा इन्होंने जहाँ पे ये गई हो और कोई मेडल ना लिया हो। सो एक और बिल्कुल ही इनक्रेडिबल एथलीट है ये, और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और शायद परफॉर्मेंस ही नहीं कर रही है, मतलब श्योरली ये रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड की इक्वल में जाके इनका वो रुका था। सो कुछ राइट। पॉइंट से चूक गई, नहीं तो शायद ये भी वही होता है सुमित अंतिल की तरह कि वर्ल्ड रिकॉर्ड विद गोल्ड मेडल। तो तो काफ़ी। जैसा इन्होंने इन्होंने बताया, तो उसके साथ मैं 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा इन मैम के हाँ। बारे में। एक तो ये 19 ईयर ओल्ड की हैं, इनका जस्ट ये आई, पहला बहुत बड़ी बात है ये। का पहला ये डेब्यू है, तो ये डेब्यू पे अपने आप एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। एंड जैसा इन्होंने बताया, तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैच किया है, ब्रेक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैच किया है। मैच किया एग्जैक्टली। और अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने कुछ 249.6 पॉइंट मारे हैं वहाँ पॉइंट्स पे, तो मारे वो हैं। एक, शायद पॉइंट्स में मैं मिस्टेक करूं, बट इट इज़ 249.6 आई गेस। और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसका उन्होंने इक्वल किया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। और उससे अब भी बड़ी बात ये है कि ये इंडिया की पहली ऐसी एथलीट बनी अंडर 20 एज की जिन्होंने अपनी पहली ही अपीयरेंस में गोल्ड लिया है। लाइक इनसे यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया में कोई नहीं है अभी। कोई। सो चाहे हम उसमें ओलंपिक्स की ही बात क्यों ना करें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई मीन अभी जैसे हम देख रहे थे कि फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, सडनली इन्होंने अभी अपने 30-50,000, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया। आज अभी मैं शाम में ही उनकी प्रोफाइल देख रहा था, तो पहले कुछ 34,000 20,000 के करीब थे, और अब वो काफ़ी हद तक बहुत ऊपर जा चुके हैं। सो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होने वाली है इनकी। और अभी एंड तो वो पूरी 19 डिजर्व करती हैं। इज बहुत अच्छे से, बिल्कुल। तो ये जो दो थे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी हमारे पास और एथलीट्स हैं जो आज मेडल लेके आए हैं, और यस्टरडे भी हमारे मेडल्स आए थे, तो उन पे हम और डिस्कस करते हैं। तो जैसा हमने पहले जेवलिन का डिस्कस किया था मॉर्निंग, और इन्होंने, अनिल जी ने हमें जैसे एक्सप्लेन किया कि मॉर्निंग वाले जो इवेंट हुए थे उसमें भी हमारे 2 मेडल आए हैं, एक सिल्वर आया है, एक ब्रॉन्ज आया है। तो वो दोनों जो हमारे प्लेयर्स थे उनका जो नाम है, एक देवेंद्र जी हैं और एक सुंदर सिंह जी हैं। सुंदर सिंह गुर्जर। हाँ, राइट। तो जो देवेंद्र जी हैं वो हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, और जैसा इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने पहले भी पैरालंपिक्स में गए हैं, एंड उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। आई गेस 2 गोल्ड मेडल वो पहले भी जीत चुके ये हैं। 2004 एथेंस में पहला गोल्ड मेडल था विद वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2016 में 8 साल के बाद में उन्होंने दोबारा वापसी की। समा वो 12 और 8 का बीजिंग और लंदन पैरालंपिक्स नहीं खेल पाए थे। 16 में जब वापसी करी, अगेन वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड मेडल लिया। और इस बार भी नेशनल जो अभी हमारे ये हुए थे पैरालंपिक्स के ट्रायल, उसमें भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बट क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं था, अनऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 65 समथिंग का था। सो वहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हैट्रिक करने वाले,
3 गोल्ड और 3 पैरालंपिक रिकॉर्ड था, बट समहाउ श्रीलंका वाले ने एज ले लिया। आज उनका दिन चला और वो गोल्ड ले आए। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया में इंडियन एथलीट्स की बात करें तो देवेंद्र भैया गोट है। आई मीन उनसे राइट, बड़ा एथलीट अभी कोई नहीं है, बिल्कुल। राइट। एंड जैसे इन्होंने बताया कि वो श्रीलंका वाले ने जो गोल्ड जीता, तो वो भी मैं बता दूं कि वो कुछ 62 मीटर उनका हाईएस्ट था, और एकदम से उन्होंने एक कोई थ्रो मारा 67। जो 67 का उन्होंने करके एक, आई गेस वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया वो उस थ्रो के साथ। बिल्कुल 65 का 64 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और 63 का इनफैक्ट, जो कि 4 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया। वो भी सिर्फ एक थ्रो में, लाइक 6 थ्रो मिलती है एथलीट को, और बाकी सारी 6 थ्रो 62 63 के अंडर में थी, और सडनली एक सरप्राइज थ्रो निकलती है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से इतना तो आगे जाके गिरती है। सो श्रीलंका हमेशा से है ना, पैरा एथलेटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग दावे वो रहा है कंट्री, जहाँ पे उनकी काफ़ी सारे एथलीट्स मेडल जेवलिन में ही लाते हैं। जैसे हमने सुबह में भी देखा था, वहाँ पे भी एक श्रीलंकन था जो लेफ्ट हैंडर था। आज के में भी एक एथलीट्स था अगेन। तो काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी एथलेटिक्स की टीम है जेवलिन में। तो बहुत बढ़िया थ्रो था। इनफैक्ट मैं अगर बताना चाहूँ तो 2016 के एशियन गेम में इंडिया के जो जो टॉप 3 थे, उसमें उसमें भी यही बंदा था। आई मीन ये कंटिन्यूसली सेकंड थर्ड में चल रहा था, बट एक सरप्राइज एंट्री, वो भी इतने बड़े सरप्राइज शॉट इतने बड़े इवेंट में निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत तो श्रीलंका की हिस्ट्री में शायद ये पहला उनका पैरालंपिक गोल्ड है जेवलिन में, जो कि बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और हमारे लिए काफ़ी सरप्राइज था। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे तीनों मेडल क्लीन स्वीप होंगे, बट समाउ अजीत काफ़ी अच्छे थ्रोवर है। वो बेशक आज उनका दिन नहीं चला और 55 समथिंग में रह गए, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 62 समथिंग की थ्रो मारी हुई है। ट्राई नेशनल्स में अजीत ने ही इन दोनों को हराया था। देवेंद्र भैया को भी हराया था, और सुंदर सिंह गुर्जर को भी हराया था। सो ये सोचो कि वो एथलीट जो सिर्फ 4 महीने पहले इन्हीं मेडलिस्ट को हरा चुका था, बट समहाउ दिन के ऊपर बात होती है। आज उनका दिन नहीं था, तो फिर वो कर नहीं पाए, नहीं तो फिर कंफर्म था कि हम क्लीन स्वीप करते। तो नो काफी वरीज। काफी सही था ये। ओके, तो अभी हमारे दिवेंद्र और जैसे सुंदर जी का हमने बात किया, ऐसे ही योगेश कथुनिया जी हैं जो डिस्कस में उन्होंने हमारा मेडल जीता है। तो प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सॉरी, एक बार रिपीट करेंगे? आई गेस ग्लिच हो गया था बीच में एक। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी हमने देवेंद्र जी के बारे में बात करी, ऐसे ही एक योगेश जी हैं जिन्होंने डिस्कस थ्रो में हमारा मेडल जीता है। तो प्लीज़ हाँ, आप थोड़ा उनके बारे में भी हमें बताएं। वो भी एक बहुत योगेश अच्छे एथलीट हैं। कथुनिया। ओके, योगेश राइट। कथुनिया मतलब योगेश कथुनिया वो एथलीट है जिसके साथ में, मतलब मैंने और योगेश ने हमने फर्स्ट इंटरनेशनल एक साथ में खेला था जब हम पहली बार जर्मनी गए थे। और योगेश ने वहीं पे अपनी किसी दूसरी क्लास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और काफ़ी उस वक्त काफ़ी चर्चा में रहे थे। और ये 2018 की बात है। उसके बाद में हम दोनों एशियन गेम गए, वहाँ पे वो एशियन गेम में फोर्थ, और हमारे मतलब मेरी ही टीम का एथलीट है वो, और हम साथ में ही ट्रेनिंग करते थे पहले। अगेन फिर वो कोविड वाली सिचुएशन और इधर उधर हो जाने वाला, वो तो बहुत बार हुआ है ऐसा हमें रिसेंट टाइम में। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एथलीट है और डेडिकेटेड है, और लाइक अब तो काफ़ी रेपुटेटेड भी हो गया है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो 2019 में वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लिया था, और नेशनल में हर थ्रो 45 प्लस लगी थी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो इस बार 47 से 50 के बीच में मारेगा, बट अगेन दिन के ऊपर बात आती है। कई बार अच्छा रिलीज निकल जाता है डिस्कस का, कई बार नहीं निकल पाता। सो कह सकते हैं कि आज वो नहीं था, बट
गोल्ड मिस कर दिया, ये मान सकते हैं हम। और बहुत सही एथलीट है वो आज। ओके। और थैंक हिस्ट्री यू। में जैसे मैं एक बात और बोलूँगा, हाँ उनकी जी। जो क्लास है, योगेश की जो क्लास है वो है 56। 56 क्लास में क्या होता है कि आपकी डिसेबिलिटी, लाइक वो लोग खड़े होके भी चल सकते हैं और बैठ के भी। लाइक कुछ एथलीट्स हैं जो नहीं चल पाते, जिनका बैलेंस नहीं बन पाता, लाइक उनकी डिसेबिलिटी कम होती है बट होती है, और तो वो व्हीलचेयर की क्लास में खेलते हैं। 57 जो सबसे ऊंची वाली कैटेगरी, उसमें एम्प्यूटेड बंदा होता है, यानी कि उनकी एक पाँव ठीक होता है और एक पाँव में घुटने से ऊपर की डिसेबिलिटी होती है। योगेश के केस में कुछ ऐसा ही है कि उसके एक कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट है, कि वो दोनों पैर उसके ठीक तरीके से वो चल नहीं पाता। सो उसको 56 क्लास मिली हुई है। और 56 क्लास, 56 हो या 57, ये व्हीलचेयर क्लास जो कैटेगरी होती है ना 51 से 57 की, उसकी हाईएस्ट और सबसे टफेस्ट क्लास मानी जाती है। क्योंकि इसमें ओके। एक तरह से ना एथलीट बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी डिसेबिलिटी कम होती है, बट उनकी जो उनकी स्ट्रांगनेस होती है, मसल पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत। सो उसमें बहुत ज़बरदस्त आई मीन एफर्ट दिखाया, और इंडिया के लिए मेडल लाना सिल्वर, वो भी अपने पहले इवेंट में, इससे बेस्ट तो क्या ही होगा फिर। राइट। तो इसके साथ मैं एक सरप्राइज पैकेज के बारे में बात करना चाहूँगा, जो मोस्टली जो भी अगर पैरालंपिक्स और पैरा इंडियन एथलीट्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनको एक सरप्राइज पैकेज मिला है टेबल टेनिस में। और उनका नाम है भवीना पटेल। तो मैं पहले थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। वो अपना पहला मैच चाइनीज़ प्लेयर के साथ था, वो हार गई थी। तो सॉरी। अपने चाइनीज़ प्लेयर के साथ हार गई थी, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा मैच हुआ था। वो 5 सेट पे गया था और वहाँ पे वो जाके हारी थी। तो उसके बाद उनका जो मैच था नेक्स्ट, वो डू और डाई मैच था, जो उन्होंने जीत के नॉकआउट स्टेज में पहुंची थी। और फिर वहाँ से सारे ही मैच उनके नॉकआउट वाले थे। और सारे, एंड मैं ये भी बता दूँ, वो वर्ल्ड नंबर 12 हैं। एंड उनके जो नॉकआउट मैचेस थे वो सारे उनके जो भी अपोनेंट्स थे वो उनसे अच्छे रैंकिंग वाले थे। तो जो भी उनके सारे मैचेस रहे हैं वो सारे टफ रहे हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट मैचेस थे। उन्होंने उन सब के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है और फिर वो फाइनल में पहुंची हैं। और फाइनल भी शायद उनका जिन के साथ हुआ वो वही थी जिनके साथ उनका फर्स्ट मैच हुआ। बिल्कुल। तो वो भी शायद वर्ल्ड वो टॉप 5 में आती हैं और वो बहुत ही अच्छी एथलीट है जिनके अगेंस्ट वो आ रही हैं। और ये सिल्वर बहुत बड़ा मैटर करता है, स्पेशली टेबल टेनिस में जहाँ पे चाइनीज़ डोमिनेट करती हैं। और अगर मैं सही हूँ तो टॉप 3 उनके जो रैंकिंग है उसमें टॉप 3 तीनों चाइनीज़ हैं। तो वहाँ पे सिल्वर लाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो ये एक सरप्राइज पैकेज वैसे हमारे लिए कह सकते हैं, बट क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अगर कोई देखे ना जो उनको हम्म। फॉलो कर रहा है, लाइक हमें तो ऑब्वियसली पता ही है, बट बाकी लोगों को इतना आइडिया नहीं था। वो 2011 से खेल रही है, और लाइक काफ़ी, शायद उन्होंने थाईलैंड ओपन में एक टॉप क्लास के एथलीट को हराया था, और वहाँ से वो लाइक लाइमलाइट में आई, और उसके बाद में इतने सारे इंटरनेशनल खेले हैं कि उनके काफ़ी सारे मेडल हैं, और काफ़ी बड़े बड़े एथलीट को, प्लेयर्स को उन्होंने हराया है। सो ये मेडल उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल टेनिस के लिए भी है। क्योंकि टेबल टेनिस कहीं ना कहीं हम हमारी इंडिया की तरफ से अभी तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं भेज पा रहे थे हम। एशियन गेम तक तो हम चले जाते थे, बट वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, या फिर हम पैरालंपिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे थे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एथलीट को। सो ये वो एकदम से उभर के नहीं निकले, काफ़ी टाइम से हैं। और इनकी जो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट थे ना, वो हमें दिख गई थी। पहला मैच ऐसे हारी थी, वो भी वर्ल्ड नंबर 1, और जो फाइनल हारी हम्म। वो भी वर्ल्ड नंबर 1 सेम एथलीट से हारी, बट उन्होंने चाइनीज जो, चाहे एबल बॉडी हो या पैरा स्पोर्ट्स के एथलीट, और चाइनीज हमेशा से ही टेबल टेनिस में तो इतने स्ट्रांग रहे हैं कि उनको हराना लाइक आपने हाफ जंग जीत ली टाइप्स का होता है। सो बहुत ज़बरदस्त वापसी करी थी, कितने सारे क्लोज एनकाउंटर्स हुए उनके, कई सारे सेट्स तो 11 पॉइंट से भी ऊपर जाके उनको और आगे तक 15-15 17-17 पॉइंट तक गए हैं।
जबकि 11 पे ही मैच ख़त्म हो जाता है एक सेट का। तो बहुत फाइट करी उन्होंने अपने, आई मीन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, और उनका बैकएंड इतना स्ट्रांग था। एक तो वो लेफ्टी, जैसे 2016 में कैरोलिना ने पीवी सिंधु को अपने लेफ्ट हैंड होने के वजह से काफ़ी परेशान किया था कि उनको पता नहीं चल रहा था, और वो कहीं ना कहीं कुछ शॉट्स को मिस कर गई, और फिर थोड़ी सी नर्वस भी हो गई थी, बट उन्होंने काफ़ी मेहनत। सेम यहीं पे हुआ कि लेफ्ट हैंडी होने की वजह से इन्होंने बहुत एडवांटेज मिली इनको, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एथलीट्स को अपने से नीचे, वर्ल्ड रैंक 2, वर्ल्ड रैंक 3, वर्ल्ड रैंक 8, और शायद उससे भी और टॉप रैंक वाली एथलीट को भी उन्होंने हराया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इनकी ये। बिल्कुल। और जो इन्होंने जो ये सिल्वर जीता, जैसे इन्होंने बताया कि ये हम्म, गोल्ड से कम नहीं है, और इस इवेंट में हम्म, पर्टिकुलरली लाना ये बहुत ही एक अपने में हम्म, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये चाइनीज़ का पूरा डोमिनेशन है इस स्पोर्ट में, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स हो, दोनों में उनका बिल्कुल। डोमिनेशन है। और टॉप 3 टॉप 4 सारे चाइनीज़ हैं, और ये वर्ल्ड नंबर 12 होके इन्होंने सारे मैचेस सारे नॉकआउट्स में अपने से बड़े अपने से बेटर प्लेयर्स को हरा के फाइनल तक पहुंची हैं, और उनको भी एक टफ फाइट दिया था। और ये गोल्ड से किसी भी उसमें कम नहीं है। तो बिल्कुल। आई मीन इससे पहले दीपा मैम, जो कि अभी करेंटली हमारी फेडरेशन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट है, उन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। और अगेन वो पहली ऐसी वुमेन वुमेन बनी थी जिन्होंने पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लाया, और ये सेकंड बनी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद गोल्ड लेके वो फर्स्ट भी बन जाती, बट शायद अवनी का आज दिन था। और दिन तो क्या, वो तो वैसे परफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग कर रही थी, तो वो तो होना ही था। अगर अवनी का पहला इवेंट होता तो शायद पहले दिन ही वो गोल्ड ले आती। सो ये ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। और भी काफ़ी सारे लोग आएंगे, और टेबल टेनिस में भी आएंगे, शूटिंग में भी आएंगे, और कहीं ना कहीं पैरा स्पोर्ट्स का इंडिया में और एक रुतबा बढ़ेगा, और लोगों को पता चलेगा, और लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है। आई मीन गवर्नमेंट आगे आ रही है, और सपोर्ट मिलेगा, तो आई एम श्योर कि और स्ट्रॉन्ग टीम जाएगी हमारी 2023 पेरिस पैरालंपिक्स के लिए। राइट। तो हमारे एक एथलीट बचे हैं जिन्होंने इको मेडल लिया है, उनका नाम है निशाद कुमार। ओ। उन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। तो हाँ। उनके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएं हमें। ओके, सो मैं निशाद को 2018 से जानता हूँ, जब मैं अपने फर्स्ट नेशनल के लिए गया था। सो निशाद और रामपाल इंडिया के टॉप ऐसे जंपर हैं जिनके बीच में हमेशा, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे वो नेशनल हो या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, या फिर कहीं किसी सेम ग्रैंड प्री में वो खेलने गए हो, तो उनकी टक्कर बिल्कुल बराबर की होती है। सो निशाद, हाँ, अगेन एक चीज़ आप और नोट करो कि उनकी डिसेबिलिटी उनकी हाथ की है। सो जैसे हमने पहले बोला था, इनकी क्लास हाथ वाली क्लास होती है 45 से 47 के बीच की, जिनके हाथ में कोई भी किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी हो। सो रामपाल और निशाद दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। और ये 2018 की जो मैं आपको बात बता रहा था, 2018 की इनकी इतनी कड़ी टक्कर हुई थी कि उस टाइम पे नेशनल में, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के इवेंट हो गए थे और लास्ट इवेंट इन्हीं का चल रहा था, तो इनका इतना हेड टू हेड फाइट हुआ था कि ऑलमोस्ट 1 घंटा इनका इवेंट चला था। क्योंकि एक 1.86 की जंप मारा था, तो दूसरा 1.87 की ले रहा था। सो अपने आप में इतनी जबरदस्त कड़ी टक्कर थी। एशियन गेम में टक्कर हुई इनकी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में टक्कर हुई इनकी। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एथलीट है, और हिमाचल से बिलोंग करते हैं, और डेडिकेटेड तो काफ़ी है ही। अभी साउथ में सत्या सर के अंडर में वो शायद ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। और लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के बाद में बेस्ट उन्हीं का था। सो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे हम 2 और मेडल ले आते। आई मीन एक निशाद का हो जाता और एक रामपाल का भी हो जाता। रामपाल समाउ मिस कर गया। सेम 2016 में भी मिस हो गया था कि 4th नंबर पे रहा था वो।
बट वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एथलीट है। और आई मीन निशाद की तो बेस्ट परफॉर्मेंस थी अब तक की, अब तक का उसने अपने सबसे बेस्ट जंप किया है ये। उनका शायद 2 मीटर रहा था शायद। 2.5, 2.05। तो ये काफ़ी मतलब 2 मीटर अब अपनी हाइट से ऊपर जाके कूदना, और क्योंकि काफ़ी स्लिम है और बहुत फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है इनकी, तो काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छी जंप थी वो। मैं बस ये रामपाल थोड़ा सा मिस कर गया, अगर शायद और अटेम्प्ट या पहले फेल अटेम्प्ट नहीं होते तो शायद वो भी मेडल की पोजीशन पे होता फॉर श्योर। तो जैसा कि आपने देखा अभी जितने सारे हमारे मेडल्स आए हैं उन सब के प्लेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया और इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हमें हर प्लेयर के बारे में। तो इससे एक चीज़ तो हमें क्लियर होती है कि प्लेयर चाहे ओलंपिक्स का हो चाहे पैरालंपिक्स का हो, एथलीट सारे इक्वल हैं। और इवन हमें ओलंपिक्स से ज़्यादा पैरालंपिक्स के जो एथलीट्स हैं उनको ज़्यादा हमें उनसे सीखना चाहिए और उन्हें हमें और सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो औरों से अलग है, नहीं, बट वो हमें ये दिखा रहे हैं कि कुछ वीकनेस होते हुए भी वो इतना एफर्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो अपने स्पोर्ट में बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो जैसा कि मैंने मतलब एथलीट्स के देखा तो वो उनका एक लाइन थी कि अ, जो हीरोज़ हैं वो ओलंपिक्स में बनते हैं लेकिन पैरालंपिक्स में लेजेंड्स बनते हैं। वैसा ही वैसे ही कुछ लाइन थी कि हीरोज ओलंपिक में बनते हैं जबकि रियल हीरोज पैरालंपिक में आते हैं। आते सो हैं, राइट राइट। ये था कि हम यहाँ पे हीरोज बनते नहीं है, हम ऑलरेडी हीरोज हैं। ऑलरेडी। और जैसे कि राइट पैरालंपिक्स की थीम थी कि हमें विंग्स, वी गेट विंग्स, हमें राइट मतलब हमारे भी है ना पर निकलते हैं, हम भी उड़ सकते हैं, लाइक किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी हो, किसी भी फॉर्म की कुछ भी हो, बट हम हाइट्स को छू सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो वो चीज़ एक्चुअल में है। और ये तो बात होगी हमारी इंडियन स्पोर्ट्स की। जैसे हमने और भी कई सारे एथलीट्स को देखा, आई मीन हम तो दोनों पैर से साइकिल चला के ही जल्दी से थक जाते हैं, वहाँ पे तो ऐसे एथलीट्स हैं जिनका एक हाथ और एक पैर भी नहीं होता और वो इतनी ज़बरदस्त साइकिलिंग करते हैं, लाइक लिटरली इतनी ज़बरदस्त कि आप देख के ही हैरान हो जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने से ज़्यादा इवेंट देखोगे आप, और उनको उनको पिट्टी की नज़र से ना देख के ये राइट नज़र से देखें कि वो कितना इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं, कि कुछ कुछ कमियां होने के बाद में भी वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखा रहे हैं। सो वो शायद सबको मोटिवेट कर दे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि पैरालंपिक्स भी कुछ होते हैं। हम तो छोटी सी प्रॉब्लम में इतने परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ एथलीट्स जैसे हमारी रेफ्यूजी जो टीम गई है अभी इस साल के लिए, बिल्कुल। रेफ्यूजी की टीम में काफ़ी सारे ईरान, इराक और इन साइड्स के एथलीट्स हैं जो किसी भी या तो बॉम्ब ब्लास्ट में उनको इंजरी हुई है या फिर किसी समाओ कोई एक्सीडेंट हुआ है, और वो फिर आईपीसी जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है उनकी फ्लैग के अंडर खेल रहे हैं। तो उनकी भी तो एक स्पिरिट है कि इतने बड़े हादसा होने के बाद में भी वो स्पोर्ट्स में आए और इंजॉय कर रहे हैं। सो काफ़ी काफ़ी मज़ेदार हो, आई मीन ये गेम्स काफ़ी कूल है, एकदम से कूल। और स्पेशली अगर टीम गेम की भी बात करें तो वो तो और भी है। आज सुबह ही मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल है उसमें तो लोग ऐसे टक्कर मारते हैं और वो तो उड़ उड़ के गिरते हैं। सो मैं तो ये कहूँगा कि मैंने खुद भी व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेला है, और व्हीलचेयर बास्केटबॉल इतना स्ट्रॉन्ग और स्पीड वाला गेम है कि आपको सेकंड भी नहीं मिलती कि कब से कहाँ से कौन आ गया, कब बॉल छीन ले गया या कब आप नीचे गिर गए। सो ये चीज़ें होती रहती हैं, बट एक्चुअल में आप व्हीलचेयर वालों का कोई क्लोज गेम देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एफर्ट लगते हैं। लाइक सबको पता है व्हीलचेयर दोनों हाथ से चलती है, आपको दोनों हाथ से व्हीलचेयर भी चलानी है, आपको बॉल भी पकड़नी है, आपको और ड्रिबल भी करना है और आपको शूट भी करना है।
और कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होता। एबल बॉडी में जैसे होता है ना कि 30 सेकेंड मिलते हैं, सेम व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भी आपके पास 30 सेकेंड होते हैं। उन्हीं 30 सेकेंड में आपको व्हीलचेयर भगानी है, बॉल लेके जानी है, पासेस भी करने हैं, ड्रिबल भी करनी है, और 30 सेकेंड में शूट भी करना है। सो ये सोचो कि इतना सारी चीज़ें आप एबल बॉडी होके हम सोचते कि इजी नहीं है, तो पैरा वाले एथलीट्स के लिए तो वो कितना ही इतना कैसा टफ। ही टफ होगा। सो इनक्रेडिबल होते हैं सारे एथलीट्स, देखना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि जितने ज़्यादा आप प्रमोट करोगे, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतनी फ़ैन फॉलोइंग होएगी और उतने लोगों तक बात पहुंचेगी। और शायद जो एथलीट इंडिया की पॉपुलेशन में डिसेबिलिटी कोई थोड़ी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे एथलीट्स हैं। आई मीन सॉरी, एथलीट्स कह रहा हूँ मैं, काफ़ी सारी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे जो डिसेबल्ड है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपकी मेंटेलिटी हो गई, आपकी थिंकिंग हो गई, आप किस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में देखते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और स्पोर्ट्स आपको ये इन सभी चीज़ों में एक्सेल करता है, आपको आपको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करता है, एक नई एनर्जी देता है। सो हम चाइना से कम थोड़ी है। चाइना की डिसेबल्ड पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, तो हमारी तो और भी है। हम कौन से कम है? हम भी राइट। तो वर्ल्ड में टॉप 2 पे आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। राइट। बट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा ओलंपिक क्रेज़ लोगों में आएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स या फिर नॉर्मल लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई मैं ये गेम कर सकता हूँ मेरी इस डिसेबिलिटी के बाद में भी, तो वो अपने आप ही एक्सेल करेंगे। और अब तो धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा है, स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, और गवर्नमेंट भी देख रही है। तो मुझे लगता है कि 2023 तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त होने वाला है। अभी हमारी सबसे बड़ी टीम गई है, 2023 में इससे भी बड़ी टीम जाएगी। बिल्कुल। सो दैट्स इट, मेरे साइड से यही अभी क्वेश्चंस थे। हम्म। और मैं थैंक यू कहूँगा, आपने आके हमें इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चीज़ से। तो मैं आपको रियली थैंक यू कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें ये सारी चीज़ें बताई। थैंक यू आपका भी, जो मेरे को इनवाइट किया, और थोड़ी सी नॉलेज थी मेरे को जो पास ऑन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।